ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां संकट दास नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी गीता के साथ रहता था। संकट दास की उम्र काफी हो गई थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही नदी किनारे जंगल से लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां बेचकर संकट दास को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से इंतजाम हो पाता। नदी पर बहुत से मछुआरे भी मछलियां पकड़ने आते थे। एक दिन संकट दास ने देखा कि मछुआरों ने अपने जाल में एक जल परी को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे तरह ही एक इंसान हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पैरों की जगह मेरी पूंछ है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बाजार में बेचने पर हमें बहुत कीमत मिलेगी। मछुआरे जल परी के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और जल परी को जाल में ही छोड़कर खाना खाने चले जाते हैं। संकट दास ये सब देख रहा था। संकट दास को जल परी पर रहम आ जाती है। वो चुपके से जल परी के पास जाता है और जल परी के मुंह पर पानी की छींटे मारता है। होश में आते ही जल परी चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। डरो नहीं, मैं मछुआरा नहीं हूँ। मेरा नाम संकट दास है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। संकट दास ने कुल्हाड़ी से जाल काटा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। इतना कहने के बाद संकट दास अपने घर लौट आया। घर लौटने पर संकट दास ने देखा कि उसकी बीवी आंखों में आंसू लिए है और उसने खाना भी नहीं बनाया है। क्या हुआ गीता, आज तुम इतनी मायूस क्यों हो? रोजाना तो तुम मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी, आज तो तुमने चूल्हा भी नहीं जलाया है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और आज सरपंच ने गांव में ढोल पिटवाकर ऐलान करवाया है कि आज के बाद कोई भी जंगल से लकड़ियां नहीं काटेगा। क्या हुकूमत ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है? हाँ, इसीलिए रो रही हूँ मैं। हमारे पास तो लकड़ियां काटकर बेचने के अलावा कमाई का और कोई रास्ता भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है जो शहर जाकर कमाई करके ला सके। फिक्र मत करो, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आज लकड़ियां बेचकर 100 रुपए मिले हैं। चलो ढाबे पर चलकर खाना खा लेते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। बाजार जाकर अनाज लाने का मेरा मन नहीं हो रहा है और फिर मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। संकट दास और गीता ढाबे पर खाना खाने पहुँचे। गांव में एक ही ढाबा था जो शेरा और हाथी नाम के दो भाई चलाया करते थे। शेरा भाई, जरा हमारे लिए 2 सादा थाली लगवा दीजिए। ठीक है, लगाता हूँ। आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन थाली नहीं आई। शेरा भाई, अभी तक हमारी थाली नहीं आई। तुम बार बार मेरा सिर क्यों खा रहे हो? देख नहीं रहे हो इतनी भीड़ है? मगर तुम्ही ने तो कहा था कि आधे घंटे बाद थाली मिल जाएगी। अब हम कभी इस ढाबे पर खाना खाने नहीं आएंगे। गीता ने घर पहुंचकर संकट दास से कहा, हमारे गांव में एक ही ढाबा है, उस पर कितनी भीड़ रहती है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। क्यों ना हम लोग अपना एक ढाबा खोल लें? अगर हमारा ढाबा चल निकला तो हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। ये ख्याल मेरे मन में भी आया था। मैं अपने सोने के कंगन गिरवी रख दूंगी, तब तो किराए का इंतजाम आसानी से हो जाएगा ना। संकट दास और गीता ने शेरा और हाथी भाइयों के ढाबे के पास ही एक दुकान किराए पर ले ली और अपना ढाबा शुरू कर दिया। संकट दास भाई, थाली कितने की है? सिर्फ 50 रुपए की। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाता हूँ। संकट दास और गीता के मोहब्बत भरे बर्ताव और लजीज खाने की वजह से उनके ढाबे पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। उधर शेरा और हाथी का ढाबा खाली होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में शेरा और हाथी भाइयों का काम धाम ठप हो गया। शेरा भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। पिछले 2 महीनों से हमारी आमदनी आधी से भी कम हो गई है। हमें इस संकट दास को ठिकाने लगाना होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मेरे पास एक तरकीब है।
शेरा संकट दास को बचपन से जानता था। वो जानता था कि संकट दास को तैरना नहीं आता। एक रात शेरा और हाथी संकट दास के करीब पहुंच गए। उन्होंने संकट दास का मुंह कपड़े से बांध दिया। फिर वो संकट दास को नाव पर बिठाकर नदी के बीचों बीच फेंक दिया। कुछ ही वक्त में संकट दास नदी में डूब गया। कुछ वक्त बाद संकट दास की आंख खुली तो उन्होंने खुद को पानी के अंदर पाया। वही जल परी जिसकी संकट दास ने एक बार जान बचाई थी, वो संकट दास के सामने खड़ी थी। मैं जिंदा कैसे बच गया? कुछ बदमाशों ने मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मुझे नदी में फेंक दिया था। मैंने तुम्हें बचाया है। मगर मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें एक जादुई गोली खिलाई है। जलपरी संकट दास को एक घड़ा देती है। जब भी तुम इस घड़े में हाथ डालोगे, इससे एक गोली बाहर निकलेगी। उस गोली को खाने के बाद कोई भी पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस गोली का असर केवल 12 घंटे तक ही रहता है। मैं ये घड़ा तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ, तुम इसे ले जा सकते हो। संकट दास घड़ा लेकर अपने घर आ गया। उसने घड़े को संभाल कर रख दिया और अपने ढाबे पर काम करने चला गया। शेरा और हाथी उसे देखकर चौंक गए। अरे भाई, ये संकट दास जिंदा बचकर वापस कैसे आ गया? लगता है इसने तैरना सीख लिया होगा। शेरा भाई, अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, इस बार मैं संकट दास का खेल खत्म कर दूंगा। शेरा गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरपंच से कहा, चौधरी साहब, मुझ पर एक एहसान कीजिए। क्या बात है शेरा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चौधरी साहब, गांव के हर एक आदमी से कह दीजिए कि कोई भी संकट दास को अपनी जमीन या दुकान किराए पर ना दे। संकट दास की वजह से मेरा कारोबार चौपट हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। संकट दास जिस दुकान में ढाबा चला रहा था, उस दुकान के मालिक ने संकट दास से दुकान खाली करवा दी। इन्हें अचानक क्या हो गया? हम तो अच्छा खासा किराया भी दे रहे थे, फिर भी इन्होंने हमसे दुकान क्यों खाली करवा दी? कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी जगह किराए पर ले लूंगा। संकट दास निराश होकर नदी के किनारे गया। वही जल परी जिसने संकट दास को घड़ा दिया था, नदी से बाहर आई। क्या हुआ संकट दास, आज तुम इतने मायूस क्यों हो? गांव में कोई अपनी जमीन मुझे किराए पर देने को तैयार नहीं है और मैं अपने घर पर भी ढाबा नहीं खोल सकता क्योंकि मेरा घर मेन रोड से दूर है। वहाँ खाना खाने कोई नहीं आएगा। संकट दास ने सारी बात जल परी को कह सुनाई। तुम नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल लो, उस जमीन पर किसी का हक नहीं है। मगर पानी में आग कैसे जल पाएगी और लोग वहाँ सांस कैसे ले पाएंगे? फिक्र मत करो, पाताल लोक में आग जल सकती है। हम भी तो वहीं खाना बनाते हैं। और रही बात पानी में सांस लेने की, तो याद करो, मैंने तुम्हें एक घड़ा दिया था जिसमें जादुई गोलियां थीं। हाँ, उस मटके के बारे में तो मैं भूल ही गया। संकट दास ने नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल दिया और गांव में जगह जगह बैनर लगवा दिए। गांव के लोग पाताल लोक का ढाबा देखने के लिए बहुत उतावले थे। वो सभी नदी के किनारे पहुंच गए। संकट दास ने सभी को मटके से निकालकर एक एक गोली दे दी और कहा, सुनो सुनो भाइयों, इस गोली का असर 12 घंटे तक ही रहता है, इसीलिए 12 घंटे के बाद पानी से बाहर जरूर आ जाना। लोगों ने नदी के नीचे जाकर पाताल लोक में संकट दास के ढाबे में खाना खाया और पाताल लोक की सैर भी की। संकट दास ने नदी किनारे एक नौकर को खड़ा कर दिया और उससे कहा, जो भी खाना खाने आए उसे मटके से निकालकर एक गोली दे देना। ऐसा कहकर संकट दास ढाबे पर काम करने चला गया। उधर शेरा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। पाताल लोक का ढाबा, संकट दास ने ये बहुत अच्छी चाल चली है। अपने गांव वाले तो वहां जा ही रहे हैं, ऊपर से बगलगीर गांव के लोग भी पाताल लोक में खाना खाने और वहां सैर करने के लिए जा रहे हैं। हमारे ढाबा पर तो सन्नाटा छा गया है।
भाई, मैं भी संकट दास के ढाबे पर गया था। पाताल लोक की दुनिया बहुत खूबसूरत है। बहुत रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिलती है वहाँ। खामोश। अगर संकट दास का ढाबा इस गांव में रहा ना, तो हमें इस गांव से बाहर जाकर कहीं और ढाबा लगाना पड़ेगा। शेरा फिर से गांव के सरपंच के पास पहुंच गया और बोला, चौधरी साहब, आप संकट दास के ढाबे को नदी के अंदर से हटवाइए। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। माफ करना शेरा, मैं संकट दास को और परेशान नहीं कर सकता। संकट दास के ढाबे की वजह से दूर दूर से लोग हमारे गांव में आ रहे हैं। इससे हमारे गांव का नाम हो रहा है और मुसाफिरों की वजह से गांव के लोगों की माली हालत भी सुधर रही है। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शेरा अपने घर आकर हाथी से बोला, चौधरी साहब भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? शेरा और हाथी गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना ढाबा चलाने लगे। अब संकट दास और गीता का पाताल लोक का ढाबा चलता रहा। एक गांव में मीना और रीना नाम की दो बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी। उनके वालिद का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके वालिद की मौत के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थी। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है, आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी तकरार नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े मोहब्बत से रहती थीं। एक दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। मीना रीना को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या? रीना का तो पूरा जिस्म गर्म है। अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि अभी उसे आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेले कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी? ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसीलिए वो थोड़ा घबराई हुई थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी बाजार पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मोहतरमा, आइए, बताइए कौन सी सब्जी दूं आपको? एकदम ताजी हैं, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मोहतरमा, भैया जी मत बनाइए, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो राहुल जी। राहुल और मीना की इस तरह बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती हैं और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बंट जाता है। मेरे अब्बू नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बड़े गौर से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, ना जाने अकेले मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ वक्त भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही बेहतरीन है, बस एक ही कमी है इसमें। इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेहनती हो
और मेरी तो ख्वाहिश है कि इसका नाम मीना ढाबा होना चाहिए। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इसलिए इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो, ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाता है तो तुम कितनी बेहतर जिंदगी जी पाओगी। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है और इधर राहुल धीरे धीरे मीना को रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के कागजात बनवाकर और फिर रीना से उस पर गलत तरीके से सही करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे कागजात पर सही कर देती है। इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबा से बदलकर मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है। जैसे वो राहुल को देखती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि राहुल बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया? और ये लड़का कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें कागज दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरी मोहब्बत को साथ में ये ढाबा चलाने दो। रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन को बहकाया है। वो उस समय झगड़ा करना बेहतर नहीं समझती। उसे पूरा यकीन रहता है कि ये सब किया धरा राहुल का ही है, मगर अभी मीना की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के ठीक सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना कारोबार शुरू करती है, मगर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ढाबा खूब चले और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से उसे छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सोचती है कि क्यों न एक ही थाली में 54 तरह के पकवान परोसे जाएं, ताकि लोगों को तरह तरह के जायके खाने को मिले और एक ही थाली में उनकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएं। कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर ज्यादा खरीदार आएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च करती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलता हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और नहीं संभाल सकती तो इसी ढाबे में तुम खुदकुशी कर लेना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक दौलत है तब तक मोहब्बत है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है, पर रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है। अनंतपुर गांव में नरेंद्र नाम का एक आदमी था। नरेंद्र का गांव में एक ढाबा था। नरेंद्र नेक नियत से अपना ढाबा चलाया करता था और जो भी खाना बचता था वो आसपास के कुत्तों को खिला देता था। एक बार उसके ढाबे के पास एक बंदर आया। वो बंदर नरेंद्र के हाथ की रोटी देख रहा था। अरे तुझे भी खाना खाना है? आजा 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 खा ले। नरेंद्र ने वो रोटी जमीन पर रख दी और बंदर ने वो रोटी उठा ली। अरे वाह।
नरेंद्र ने कुछ और रोटी के टुकड़े जमीन पर रखे। बंदर ने उन्हें भी उठा लिया और वहाँ से भाग गया। वो हर रोज शाम के समय नरेंद्र के पास आता। नरेंद्र उसे बची खुची रोटियां खिलाया करता था। आपने इस बंदर की आदतें खराब कर दी हैं। ये रोज यहाँ आकर मौजूद हो जाता है और अब तो आप इसे बेहतरीन रोटियां खिला रहे हैं। अरे कोई बात नहीं अशोक, तेरे और मेरे परिवार की तरह इस बंदर का भी परिवार है, जिसके खातिर ये रोटी लेकर के जाता है बस। अरे आपको कैसे मालूम मालिक? अगर ये अकेला होता तो वो सारी खा जाता ना, पर ये सयाना है, रोटी ले जाता है। जितनी भी रोटियां दोगे सब की सब ले जाता है वो। तो जरूर ये पहले अपने परिवार को खिलाता है, उसके बाद ये खुद खा जाता है। हाँ यकीनन। अब जा उसे रोटी दे दे। उस बेजुबान जानवर को 2 रोटी खिला देंगे तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। अशोक ने बंदर के सामने 2 रोटियां रखी और वो रोटियां लेकर चला गया। इसी तरह रोज चलता रहा। बंदर अपने बच्चों के साथ रोटियां लेने आया करता था। नरेंद्र अब उसे ज्यादा रोटियां देता। नरेंद्र का ढाबा भी बेहद अच्छा चल रहा था, इसीलिए उसने एक और लड़का नौकरी पे रखा, मानिक। अशोक खाना पकाता था और मानिक खाना ग्राहकों तक पहुंचाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक नरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया। एक टेम्पो ने उसे ठोकर मार दी। नरेंद्र का अस्पताल में इलाज हुआ। उसकी जान तो बच गई, पर उसका पाँव खराब हो गया था। वो अपाहिज हो चुका था। नरेंद्र की बीवी सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। न जाने ऊपर वाले को हमसे क्या परेशानी थी जो हमारे साथ ये सब हो गया। अरे सुधा, शुक्र करो ऊपर वाले का कि मैं अभी जिंदा बच गया। पर अब कैसे जिंदगी बिताएंगे? जैसे ऊपर वाला चाहेगा वैसे ही जिएंगे। नरेंद्र हर बात में अच्छाई ढूंढता था। भले ही उसका एक्सीडेंट हो गया हो और वो अपाहिज हो गया हो, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। वो इसी बात से खुश था। नरेंद्र ने एक्सीडेंट के बाद कई दिनों तक अपना ढाबा बंद रखा। नरेंद्र अपने घर पर ही रहता था। वैसे अब ये कब तक चलेगा? मुझे वापस ढाबा शुरू करना ही पड़ेगा। पर अब आप ये सब अकेले कैसे संभालेंगे? अरे सुधा, मैं अकेला कहाँ हूँ? तुम्हारा साथ है ना। हम दोनों एक साथ मिलकर ढाबा खोल लेंगे और क्या, क्यों? जी, नरेंद्र को कैसे भी करके अपने हालात बदलने थे। अगली सुबह नरेंद्र और सुधा अपने ढाबे पर पहुँचे। ढाबा बेहद गंदा था। दोनों ने सफाई की। सुनिए, हमने ढाबे की सफाई तो कर दी, पर हम इसे चलाएंगे कैसे? देखो सुधा, मैं खाना पका लूंगा और तुम उन्हें ग्राहकों तक पहुंचा देना और मेज वगैरह साफ कर लेना। अरे कुछ दिनों के बाद जब पैसे आ जाएंगे तो किसी लड़के को काम पर रख लेंगे और क्या। ठीक है जी। इसी सोच के साथ नरेंद्र ने वापस ढाबा शुरू कर दिया। उसने ऊपर वाले की इबादत की और फिर चूल्हा जलाया। कुछ ही देर बाद कुछ लोग आए। बहुत खूब, बहुत दिनों के बाद खुला है ये ढाबा। पर जब उन लोगों ने नरेंद्र के पैर देखे तो उन्हें इस बात का बेहद अफसोस हुआ। अरे अरे रे, ख्याल में ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया। खैर, अब किस्मत के आगे किसकी चली है। अब मुझे बस एक लंच प्लेट दे दो। जी जरूर, अभी दे। नरेंद्र खाना परोसने लगा और सुधा ग्राहकों को खाना देने लगी। उनकी गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी। पहले से कम ही सही, पर दोनों पैसा कमा रहे थे। इसी तरह कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नरेंद्र ने बंदर को फिर से रोटी देना शुरू करा। वो बंदर भी ढाबे पर रोज आने लगा था। एक दिन सुधा की तबीयत बेहद खराब हो गई। वो फिर भी ढाबे पर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे सुधा, तुम्हें तो बहुत बुखार है। इन हालात में तुम काम कैसे करोगी? तुम्हें आराम की जरूरत है। आज मैं ढाबा अकेले चला लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अब आप अकेले कैसे कर सकेंगे? फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा। तुम आराम करो, सिर्फ आराम। जब से मैं अपाहिज हुआ हूँ तुम्हारा काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है सुधा। आज तो सुकून कर लो।
सुधा आराम करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी नरेंद्र ने उसे घर पर ही आराम करने के लिए कहा। नरेंद्र अकेले ढाबे पर गया। उसने ढाबा खोला। कुछ देर बाद और लोग आए। भाई 2 चाय लेकर आओ। जी हुजूर, अभी लेके आया। नरेंद्र खुद ही चाय बना रहा था और खुद ही बैसाखी के सहारे सबको चाय देने लगा। इसी तरह वो लंगड़ा लंगड़ा कर खाना परोसने लगा और वो बंदर उसकी मजबूरी देख रहा था। न जाने बंदर ने क्या सोचा। वो ढाबे के अंदर गया और उसने नरेंद्र के हाथों से खाना ले लिया और खुद ग्राहकों तक ले गया। नरेंद्र हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बंदर ऐसा क्यों कर रहा है। बंदर जमीन पर बैठ गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग और आए। भाई 3 लंच प्लेट दे दो। जी जरूर। और प्लेट के लगते ही बंदर ने वो प्लेट उठा ली और उसे ग्राहकों तक ले आया और वो दूसरी थाली लेने आया और फिर तीसरी। सारे लोग हैरान थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। भाई आपके यहाँ बंदर काम करता है? जी नहीं, बंदर काम नहीं करते, बस ये तो मेरी मदद कर रहा है। मैंने इसे रोटी खिलाई थी तो ये तो बस मेरी मदद का हकदार बना हुआ है। ओह अच्छा। पूरे दिन बंदर नरेंद्र के ढाबे पर काम करता था और दोपहर में बंदर को नरेंद्र ने 3-4 रोटी दी। रोटी लेकर बंदर भागने लगा। शायद ये अब वापस नहीं आएगा। पर नरेंद्र हैरान हो गया जब कुछ देर बाद बंदर वापस लौटा। अब उसके साथ उसके 2 बच्चे और उसकी बीवी भी थी। बंदर ने बच्चों को पेड़ पर बैठा दिया और वो और उसकी बीवी ढाबे के अंदर आ गए। और फिर जब भी ग्राहकों को खाना देना होता, बंदर और उसकी बीवी दोनों ग्राहकों को खाना देते और जूठे बर्तन भी उठा लाते। सुबह से शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। शुक्रिया दोस्त। नरेंद्र ने बंदर और उसके बच्चों और बीवी के लिए अच्छा खाना बनाया और बंदर और उसके बच्चों को खिलाया। उस दिन के बाद से रोज बंदर ढाबे पर खाना खाने आता।